हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का। किसका दोस्तों? बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 को। किसको? सेट नंबर 6 को, जो किसके द्वारा, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, उसका हम लोग आज टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन जो है शुरू करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से प्राप्त करके इसका आंसर जो इसको बना लिया होगा। और आप सभी को अगर कितना ना मार्क्स आ रहा है ये भी आप लोग बताएगा दोस्तों। और अगर आपने इसका पीडीएफ नहीं प्राप्त किया है और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसको उस आपको पीडीएफ जो है वहीं पर इसका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कथन दिया हुआ है दोस्तों, 4 कथन है, इसमें हमको सही का समूह का चयन करना है। तो पहला कथन कह रहा है क्या कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। तो हाँ दोस्तों, पदार्थ की परिभाषा ही वही होती है कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरे तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो। यह पदार्थ की परिभाषा हुई। तो पहला कथन जो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? हवा पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है। तो जैसे कि पता दोस्तों, हवा हवा जो दोस्तों उसमें कुछ न कुछ वजन होता है। जैसे कि हम लोग एलपीजी एक गैस है, उसको हम लोग संपीड़ित करके सिलेंडर में भर देते हैं, तो उसको वजन के द्रव्यमान होता है, उसमें हम उसको तौल सकते हैं 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो। और उसका वह भले ही अदृश्य हो। तो जैसा कि हवा तो हम लोग को दिखाई देता ही नहीं है, तो हवा जो है पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है। तो यह भी कथन जो हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है जल पदार्थ का एक रूप है। तो हाँ दोस्तों, पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की मूल 3 अवस्था होती है। कितनी? पदार्थ की मूल 3 अवस्था, लेकिन ऐसे जो पदार्थ की पांच अवस्था होती है। 3 अवस्था कौन कौन सी होती है? तो पहली अवस्था हमारी होती है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों जो है दोस्तों पदार्थ की मूल अवस्था है। और जल जो है दोस्तों कैसा है? तो द्रव है। यह भी हमारा कथन जो है सही है। और अगर चौथी पांचवी अवस्था आपसे पूछे तो चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था जो है कौन सी? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये पांचवी अवस्था है। और चौथा कथन क्या कर रहा है? एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है। तो परछाई में दोस्तों, परछाई में द्रव्यमान थोड़ी ना होता है और ना ही आयतन होता है। तो यह जो हमारा है यह पदार्थ नहीं है। तो कथन 1, 2 और 3 जो हमारा सही है, चौथा जो है यह गलत है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा क्या? 1, 2 और 3 केवल सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? जब रेलवे का बंटवारा हुआ और पूर्व रेलवे जो पहले जो दोस्तों था वह हाजीपुर, जो जब जो जोन नहीं बना था रेलवे जोन, उससे पहले वह हाजीपुर का जो क्षेत्र था वो किस जोन में आता था? तो पूर्व रेलवे में आता था। और उसका बंटवारा करके नया जो बना हाजीपुर, इसका मुख्यालय क्या हुआ? तो इसके कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि उत्तर पूर्व रेलवे, ये देखिए दोस्तों ये हमारा उत्तर हो गया और ये पूर्व हुआ। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर है। कहाँ? गोरखपुर। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। क्या? कोलकाता। अगर आपसे पूछ ले कि मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो मेट्रो रेलवे का भी कहाँ? कोलकाता। अगर आपसे दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो दोस्तों ये कहाँ है? तो ये बिलासपुर है। कहाँ? बिलासपुर। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व पश्चिम रेलवे, तो पूर्व पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर है। कहाँ? जयपुर। और पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो पहला है हमारा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। नहीं दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली की इसमें जीत हुई थी। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। नहीं दोस्तों, द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। क्या? द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना ब्रिटिश क्षेत्र को नहीं सौंपा। नहीं दोस्तों, तृतीय युद्ध में भी दोस्तों निर्णायक रहा था। और चौथा जो है दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध, टिप्पू सुल्तान पराजित हुआ था और युद्ध के दौरान मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग
कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सेक्रेशन और पैकेजिंग के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों वो कौन, तो गोल्गी का है। कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबको पता है कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या दोस्तों, तो यह दोस्तों राइबोसोम के राइबोसोम जो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, उसमें यह भाग लेता है और यह कोशिका के आंतरिक भाग, आंतरिक संरचना को प्रदान करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डीएनए जो दोस्तों आप सबको पता है कि डीएनए जो है यह केंद्रक का भाग होता है, जिसमें एक अगर सिंगल है केंद्रक के में धागे समान रचना होती है जिसे प्रोटीन कहता है। अगर ये सिंगल रहती है तो उसे आरएनए कहते हैं, और डबल रहती है तो इसे डीएनए कहते हैं। और डीएनए ही दोस्तों अनुवांशिक का जनक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, यह अवधारणा यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका के सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्या, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो 2 और 4 जो है वो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है लुईस पास्चर। तो पास्चर ने दोस्तों टीका का खोज किया था। किसका, टीका का खोज किया था। और रॉबर्ट हुक ने किससे, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। अब अगर आपसे पूछ ले कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किस से की थी, तो कॉर्क से की थी। किससे, कॉर्क से की थी, यानी ब्रिज के बाहरी छाल से कह सकते हैं एक तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो हाँ दोस्तों, हमारे भारत की लंबाई जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की जो है अधिक है। तो जो लंबत लंबाई है दोस्तों यह अधिक है, और चौड़ाई वाली लंबाई है जो कम है। तो पहला कथन जो हमारा वह सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत को मानक यौमानोत्तर रेखा कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा को भारत का मानक यौमानोत्तर रेखा कहते हैं, जो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। क्या, 5 राज्य से होकर गुजरती है, जिसको याद करने का ट्रिक क्या है, मौका। क्या, मौका। एम से हो जाएगा हमारा क्या, तो मौका। ओ से हमारा उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और एम से हमारा क्या हो जाएगा, MOUCA, मौका। तो एम से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। एम से हो जाएगा, एम से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से हमारा उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से दोस्तों होकर जो मानक यौमानोत्तर रेखा गुजरती है। और अगर आपसे पूछ ले कि मानक यौमानोत्तर रेखा का मेन केंद्र कहाँ है, तो यह इलाहाबाद के नैनी में है। कहाँ, इलाहाबाद के नैनी में। तो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहर को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज यह एक दोस्तों भारत सरकार की योजना है, जो 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 भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। तो वह कौन कौन सी है, तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये चारों महानगरों को जो है जोड़ने का काम करती है सड़क। कौन सी, तो स्वर्णिम चतुर्भुज। और यह किसका सपना था दोस्तों, तो यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। क्या, चारों नगर को चारों महानगर को जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो वुड डिस्पैच पत्र, वुड का आदेश पत्र जो दोस्तों 1854 में आता है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो मैकाले को माना जाता है। किसका, मैकाले को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। बक्सर की बक्सर की में लड़ा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर में जो लड़ाई हुआ था 1764 में, उसमें ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूछ ले दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सेना की तरफ से नेतृत्व कौन से युद्ध में किया था, तो 1757 के प्लासी के युद्ध में किया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? तो फल्गु दोस्तों, फल्गु नदी के किनारे पर गया था हमारा। गंगा नदी जो दोस्तों ये पटना के गंगा नदी के पटना जो है हमारे गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। छपरा जो दोस्तों सरजू नदी पर, और सोन नदी के किनारे पर दोस्तों हाजीपुर नहीं बसा। हाजीपुर जो दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो भारत में आए गए विदेशी का जो सही आक्रमणकारी है उसका सही अनुक्रम जो है हिंद यवन, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद हिंद पार्थियन आए थे, उसके बाद कुषाण। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर सभी ने दोस्तों अलग अलग जगह से नेतृत्व संभाला था, और बिहार से दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे। और इनको जो दोस्तों जब सभी को बंद करके जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी को जेल में बंद किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद करके गया था। और इन्होंने दिवाली का लाभ उठाकर, क्या दिवाली पर्व का त्योहार तो था, उसका लाभ उठाकर हजारीबाग जेल से भाग गए थे। और अगर आपसे पूछ लूं दोस्तों कि सिवान से क्या है दोस्तों, तो सिवान के जीरादेई से में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ? तो पटना में दोस्तों कांग्रेस का 27वां सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? तो 1912 में। कहा? 1912 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों आर एन माधोलकर थे। कौन? आर एन माधोलकर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की? तो बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए जो धनराशि एकत्रित की थी वह 8.5 लाख रुपए। कितने? 8.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला कथन है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले को पीएच स्केल कहा जाता है। तो हाँ दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है। तो पीएच जो है दोस्तों किसी हाइड्रोजन की में कितनी सांद्रता है इसको मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। दूसरा कथन कह रहा है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच मान उतना ही उच्च होगा। क्या कह रहे दोस्तों? किसी बिलियन में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच मान उतना ही उच्च होगा। नहीं दोस्तों, ये इसका उल्टा होता है। जितने हाइड्रोजन में जितना आयन की सांद्रता होगी उतना पीएच मान उसका कम होगा। तो यही है जो हमारा कथन है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बाकी ये सब जो दोस्तों सही है 0 से 14 तक होता है। पीएच में पी का अर्थ होता है पोटर, जिसका मतलब होता है पावर, और यह कैसा जो एक जर्मन शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपरोक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? तो ये दोस्तों यह प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। किसके? प्रकाश के परावर्तन से। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और प्रकाश का अपवर्तन क्या दोस्तों? तो प्रकाश का अपवर्तन वह होता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम सरल माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी जो घटना होती है उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन जो दोस्तों ये किसी प्रकाश के मुड़ने की घटना जो है यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यह है दोस्तों, इसका क्या उदाहरण है? तो इसका उदाहरण दोस्तों मृग मरीच का, ये सब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका होता है दोस्तों? तो वह लाल का होता है। क्या? लाल का होता है। उसके बाद सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। तो बढ़ते क्रम में पूछ रहा, तो सबसे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, क्योंकि सबसे कम बैंगनी का होता है और सबसे अधिक लाल का होता है, उसके बीच में पीला और नीला होता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की थी? तो झांसी की रानी कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है यह आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? AYUSH। तो एस आयुर्वेद, वाई से यूनानी, यू से हमारा क्या हो जाएगा? AYUSH आयुष। ए से हमारा आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से हमारा क्या हो जाएगा? यूनानी, एस से हो जाएगा और एच से हो जाएगा हमारा क्या? एच से हो जाएगा होम्योपैथ और एस से हमारा सिद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभांकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ दोस्तों? तो बिहार में। बिहार के कितने जिले में? तो बिहार के 5 जिले में। और इसका शुभांकर कितना था? कौन था? तो गज सिंह था। कौन? गज सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और अगर आपसे जिला का नाम पूछ ले तो पहला हो जाएगा हमारा पटना, दूसरा हो जाएगा गया, तीसरा भागलपुर, चौथा बेगूसराय और पांचवा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और एक हो जाएगा हमारा पटना, गया, एक जिला का हमको नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। यह दोस्तों कथन है, गलत है हमारा, क्योंकि राज्यपाल जो दोस्तों यह राज्य विधानमंडल का अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न होता है। संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीसरा है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यह भी कथन सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। हाँ दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 जो दोस्तों जो सदस्य हैं वो मतलब निवृत्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 23 का 1। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में कल कारखानों में जो आयु निर्धारित किए गए हुए 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए नहीं, वही जो हमारा इसका होगा 24 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों ने मृत्यु दंड दिया था? तो कौन कौन से दोस्तों? तो वह एक गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 2 और 4। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जो किसने कराई थी? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की किसने? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न हमारा, पांडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है। तो पांडुचेरी जो दोस्तों यह 3 जिले में, किन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कैसे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और जिसमें तमिलनाडु में दोस्तों 2 जिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य। कितने? 299 सदस्य। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम समावेश की थी? तो नवीनतम समावेश की थी क्या दोस्तों? तो गरबा नृत्य दोस्तों ये कहाँ का है? तो गुजरात का है। कहाँ? गुजरात का। दुर्गा पूजा कहाँ? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का समान रक्तचाप जो है 120/80 होता है और जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहा जाता है। सबसे कम जो होता है 80 जो उसे डायस्टोलिक और जो 120 जो बढ़ता रहता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है दोस्तों, जल की पड़ती है, नाइट्रोजन जो दोस्तों यह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है
सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है। कितना? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों 0.03%। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन 21% है। जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो जल का सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा नहीं है दोस्तों, वह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि दोस्तों ये बाह्य स्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। क्या? बाह्य स्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। पीनियल दोस्तों ये आप सबको पता है क्या, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब अधिवृक्क ग्रंथि, ये सब जो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है। और लार ग्रंथि दोस्तों ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पत्र होता है? तो दोहरा परिसंचरण पत्र जो होता है दोस्तों, तंत्र होता है, वह सरीसृप और स्तनधारी में होता है। किसमें? सरीसृप और स्तनधारी में। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, सरीसृप नहीं, पक्षी और स्तनधारी, माफ कीजिएगा, पक्षी और स्तनधारी में होता है। पक्षी और स्तनधारी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। कौन करता है? पादपों में पर्णहरित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पादपों में पर्ण रहित होता है। तो इसका सारा कथन का जो हमको लग रहा है दोस्तों, पादप में कोशिका, तो यह नहीं दिया है, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि पादप में दोस्तों कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, जबकि 3 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो एक अन्य जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे परजीवी कहते हैं। क्या? उसे परजीवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों वह चार्ल्स डार्विन है। कौन? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता, जबकि वैसोप्रेसिन, वृद्धि हार्मोन और प्रोलेक्टिन ये सब जो दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है उसे खाली स्थान गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो उसे दोस्तों गुरुत्व का केंद्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्पीडबन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब अचानक बस रुक जाती है। इसका चित्रण किया गया है। तो ये न्यूटन के पहले नियम जिस जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इसी से गैलीलियो का नियम को भी प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दी गई हैं, उनके संबंध में उत्पादों के साथ मिलान करना। तो सही, धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति जो दोस्तों ये इसका संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध जो दोस्तों ये उर्वरक से। किससे? उर्वरक से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध जो दोस्तों नहीं, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। तो 4 का ये हो जाएगा। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा से हो जाएगा। और भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर नमी पाइप फट जाती है, क्योंकि? तो क्यों फट जाती है दोस्तों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है, इसीलिए दोस्तों पाइप फट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूद इंजनों में किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं? तो पूर्व मौजूद इंजनों में जीवाश्म निर्मात होते किसका कथन है? तो विलियम हार्वे का। किसका? विलियम हार्वे का। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की संख्या में जो परिवर्तन कर सकता है दोस्तों वो भारत की संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वह संख्या को घटा नहीं सकता है, सिर्फ बढ़ा सकता है।
निम्नलिखित में से किस संशोधन में पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया? तो यह कब किया गया दोस्तों? तो यह 52वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन में दल बदल अधिनियम आया। इसके तहत दोस्तों स्पष्ट राजनीतिक दल का अस्तित्व आ गया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह राजीव गांधी थे। कब? राजीव गांधी। अगर आपसे पूछ ले कि 52वां संविधान संशोधन आया कब था, तो यह 52वां संविधान 1900, इसका ईयर थोड़ा सा भूल गए दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक पर मत बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है? तो लोकसभा में जब मतदान बराबर हो जाता है तो उसको निर्णायक मत कौन देता है? तो प्रधान अध्यक्ष देता है। कौन? अध्यक्ष देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली को संविधान में शामिल गया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वह 94वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर रखा? तो निजता के अधिकार को संविधान ने अनुच्छेद 21 के अंतर रखा है। किसने? अनुच्छेद 21 के अंतर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब चलिए वीडियो बहुत जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किन प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध दोस्तों मेसोपोटामिया से। किससे? मेसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 13 मई 1952 को हुई थी। कब? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? तो मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन जो दोस्तों हेरोडोटस का है। किसका? हेरोडोटस का है। कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम है? तो शांतिपूर्ण क्रांति का जो परिणाम है दोस्तों वह कौन सी घटना है? तो जर्मन पूर्ण विलीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो माता दोस्तों वह आर्क ड्यूरिक फ्रांसीसी फर्नांडिस की हत्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जो है दोस्तों वह कहाँ? तो वह जो है जामनगर में है। कहाँ? जामनगर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा और महानदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो हाल ही में समाचार में रही सौभाग्य योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? तो वो जो था सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना जो शुरू की है दोस्तों वो उड़ीसा सरकार ने की है। किसने? उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन का पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? तो यह कौन सा दोस्तों? तो यह 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है? तो उपभोक्ता को संतुलन में कब कहा जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दोस्तों राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा।
गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवा, यह इसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की कौन सी तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय दोस्तों या पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला दोस्तों वह किससे, तो पहला जो है हेराल्ड डोवल मॉडल पर, पहला जो दोस्तों हमारा ये हेराल्ड डोवल मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नगद और अच्छे अनुपात और खुले बाजार का परिचालन में परिवर्तन किसका उपकरण है? तो यह मौद्रिक नीति का। अगर आपसे पूछ ले कि मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति को आरबीआई जारी करता है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थित ऊर्जा प्रदान करता है? तो किसी वस्तु को स्थित ऊर्जा जो प्रदान करता है उसकी स्थिति प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो जाता है तो वह डूब जाता है। क्या डूब जाता है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न हमारा, घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्न में से किन कनेक्शन से संबंधित है? तो घरेलू विद्युत वायरिंग में दोस्तों समांतर कनेक्शन होता है। क्या? समांतर श्रेणी का कनेक्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? तो रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का जो आवेश होता है वह कितना होता है? तो वह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह, एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह काला और खुरदरा हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से क्या होगी? तो एक पेंडुलम की समय अवधि जो होती है वह चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से क्या होता है? तो वह बढ़ता है। क्या? बढ़ता है। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय चार्टर आवंटित किया गया था? तो किस चार्टर के लिए किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? यह कथन किसका दोस्तों? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जो मिला है वह समांथा हार्वे को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसी राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो स्कॉच पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो स्कॉच पुरस्कार जो जीता है वह नागालैंड ने जीता। किसने? नागालैंड ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अब्बू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अब्बू यानी माउंट आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर जो दोस्तों ये अरावली की पर्वत चोटी है। किसकी? अरावली की पर्वत चोटी है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण जो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? तो थांगटा, कलारीपयहू और सिल्वम, ये दोस्तों तीनों का तीनों जो है दोस्तों मार्शल आर्ट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से क्या तात्पर्य है? तो हॉट कार्ड से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुए? तो यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या कहते हैं? तो इस परिकल्पना को ट्रिकल डाउन परिकल्पना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केवल दो सही है, बाकी मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो बसंत ज्वार दोस्तों यह किस दिन आता है? तो यह जो है पूर्णिमा के दिन और साथ ही साथ अमावस्या के दिन, दोनों दिन आता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह कब अपनाया गया था? तो 1992 में। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोजन पराऑक्साइड एक प्रभावी स्टरीलिंग एजेंट है जब आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तब कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों? तो देखते हैं ऑप्शन क्या, तो तब जो है जल बनता है। क्या जल बनता है? अगला प्रश्न हमारा, एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? तो एंटीबायोटिक्स जो है यह केवल बैक्टीरिया के लिए है। किसके लिए? केवल बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो गैमेक्सिन और डीडीटी जो और ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों ये किसके? तो ये क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु व युग्म सही नहीं है? तो आयरन का अयस्क दोस्तों मैग्नेटाइट है, सोना का क्लोरेमाइट है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, कैल्शियम का क्लोराइट है। यही दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्म ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं? तो वह रेत और आयोडीन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है? तो किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है कौन? तो वह जो करता है दोस्तों, तो धातु की प्रकृति और संरचना, तापमान और प्रति परमाणु संयोजकता की संख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, यह किस कवि की पंक्तियां है? तो यह जो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी की रचना है? तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डिस्प्लेड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 10 कैंडिडेट्स जो दोस्तों टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्रता दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या था? तो गणतंत्रता दिवस 2025 की झांकी का जो विषय था वह स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो आतंकवाद विरोधी अभियान का है शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन संकल्प। क्या है? ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? तो वह कौन सा राज्य बनकर उभरा है दोस्तों? उभरा है तो वह जो है बिहार बनकर उभरा है। कौन? बिहार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका सॉल्यूशन तो कराना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन करवाए तो कमेंट के माध्यम से हम बता दीजिए। ऐसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 91 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों B0। 92 का सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 6√3। 93 को सॉल्व करेगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा वो 100 आ जाएगा। 94 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 38। 95 को सॉल्व करेगा तो ये जाएगा हमारा 35। 96 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 97 का आंसर हो जाएगा हमारा 130 सेकंड। और 98 को हो जाएगा कितना? 10%। 98 का 10%। 99 का हमारा हो जाएगा 3। और 100 का हो जाएगा कितना दोस्तों? तो 100 का हो जाएगा 24। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि सारा जो PDF है आपको हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो कि रोशन सर के द्वारा जो बुक नया निकाला गया है बिहार स्पेशल, उसका हम लोग दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको प्रतिदिन होमवर्क दिया जाएगा, और उसी चैप्टर यानी उसमें लगभग 13 चैप्टर है दोस्तों,
प्रत्येक दिन हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा कि आप लोग आज का इस चैप्टर को पढ़कर आइए और उससे हम कुछ सेलेक्टिव एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालेंगे जो कि उसी पेज में से रहेगा दोस्तों, या जितना जो होमवर्क रहेगा उसी चैप्टर में से रहेगा और उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वैसा अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।